कल्पना कीजिए एक ऐसे रोबोट की जो रेत के एक कण से भी छोटा हो, एक ऐसा रोबोट जो शायद आपके खून की नसों में तैर सके। वो क्या कर सकता है? आज हम ऐसे ही एक हैरत अंगेज आविष्कार की गहराई में उतरने वाले हैं। ये जानकारी हमें माइक्रोस्कोपिक ऑटोनॉमी द डॉन ऑफ लाइट पावर्ड स्वॉर्म रोबोटिक्स नाम के एक शोध पत्र से मिली है। आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये नन्हे रोबोट क्या हैं, कैसे काम करते हैं और क्या ये सच में भविष्य को बदलने की क्षमता रखते हैं। बिल्कुल। और देखिए, यहाँ क्रांति सिर्फ आकार में नहीं है। दशकों से हम चीजों को छोटा बना रहे हैं, ये कोई नई बात नहीं है। असली सफलता है स्वायत्तता को, मतलब ऑटोनॉमी को उस सूक्ष्म स्तर पर लाना जहां भौतिकी के नियम भी आप कह सकते हैं अलग तरह से काम करते हैं। ये एक मशीन को सिकोड़ना नहीं है, ये एक तरह से कृत्रिम सूक्ष्म जीव बनाने जैसा है। एक ऐसा जीव जिसे हम बना सकते हैं और प्रोग्राम कर सकते हैं। कृत्रिम सूक्ष्म जीव, वाह, ये तो सुनने में ही किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है। चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। जब हम कहते हैं कि ये छोटे हैं, तो हम असल में कितने छोटे की बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं लगभग 0.2 गुणा 0.3 गुणा 0.05 मिलीमीटर की। ये आंकड़े तो ठीक है, लेकिन आसान भाषा में इसका क्या मतलब हुआ? मतलब अगर आप अपनी उंगली पर रेत का एक दाना रखें, हाँ, तो ये रोबोट उससे भी छोटा होगा। आप इसे बिना माइक्रोस्कोप के देख भी नहीं सकती हैं। कमाल है। और इतने छोटे से पैकेट में क्या क्या खूबियां हैं? 3 मुख्य क्षमताएं हैं जो इसे खास बनाती हैं। पहली, ये तरल पदार्थ में तैर सकता है। ठीक है। दूसरी, ये अपने आसपास के माहौल को महसूस कर सकता है, जैसे तापमान में कोई बदलाव हो रहा हो। और तीसरी, जो सबसे जरूरी है, ये उस जानकारी के आधार पर अपने दम पर सरल निर्णय ले सकता है। 1 मिनट रुकिए। यहीं पर मुझे लगता है कि स्वायत्तता या ऑटोनॉमी शब्द का असली मतलब सामने आता है। ये सिर्फ रिमोट कंट्रोल वाले कण नहीं है जिन्हें हर पल निर्देश देना पड़े। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। अब तक हमारे पास जो भी सूक्ष्म डिवाइस थे, वे ज्यादातर निष्क्रिय कण थे जिन्हें हम बाहर से धकेलते थे, जैसे चुंबकीय क्षेत्र से। हाँ, लेकिन ये अलग हैं। इनके अंदर एक छोटा दिमाग है, एक प्रोसेसर जो इन्हें खुद फैसले लेने की काबिलियत देता है। इसीलिए ये सिर्फ एक मशीन नहीं, बल्कि एक असली माइक्रो रोबोट है। ये सोच में बहुत बड़ा बदलाव है। ये अपने माहौल के हिसाब से खुद प्रतिक्रिया दे सकते हैं। ये तो अविश्वसनीय है। लेकिन मेरे दिमाग में सबसे पहला और बड़ा सवाल ये आ रहा है कि इतनी छोटी सी चीज बिना किसी मोटर, पंखे या हिलने डुलने वाले पुर्जे के चलती कैसे है? रोबोट का मतलब तो हम यही समझते हैं कि उसमें मैकेनिकल पार्ट्स होंगे। और यही इस इंजीनियरिंग का सबसे शानदार पहलू है। इसे इलेक्ट्रोकाइनेटिक विधि कहते हैं। इलेक्ट्रोकाइनेटिक, ठीक है, ये थोड़ा मुश्किल लग रहा है। इसे सरल शब्दों में समझते हैं। रोबोट अपने शरीर पर लगे छोटे इलेक्ट्रोड से अपने चारों ओर एक बहुत कमजोर विद्युत क्षेत्र बनाता है। ठीक है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ, अब जिस तरल में ये तैर रहा है, जैसे पानी, उसमें प्राकृतिक रूप से चार्ज्ड आयन होते हैं। अच्छा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड उन आयनों को एक दिशा में धकेलता है। अब न्यूटन का तीसरा नियम याद कीजिए। हर क्रिया की बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। बिल्कुल। जैसे ही आयन आगे बढ़ते हैं, वे पानी के अणुओं को धकेलते हैं और बदले में पानी रोबोट को विपरीत दिशा में धकेलता है। वाह, तो ये एक तरह का अदृश्य जेट प्रोपल्शन है, बिना किसी ईंधन या धुएं के। ये तो अपने आसपास के तरल को ही अपने इंजन की तरह इस्तेमाल कर रहा है। कमाल है। बिल्कुल। और बिना हिलने वाले पुर्जों के होने का सबसे बड़ा फायदा क्या है? कोई घिसाव नहीं, कोई टूट फूट नहीं। सूक्ष्म स्तर पर मैकेनिकल पुर्जे बनाना और उन्हें चलाना बहुत मुश्किल होता है। वे अक्सर जाम हो जाते हैं या टूट जाते हैं। सही बात है। ये तरीका उस समस्या को जड़ से खत्म कर देता है, जिससे ये रोबोट बहुत टिकाऊ और भरोसेमंद बन जाते हैं। ठीक है, तो चलने का ये अनोखा तरीका तो समझ आ गया, लेकिन इस अदृश्य जेट इंजन को चलाने के लिए ऊर्जा कहाँ से मिलती है? जाहिर है इसमें दुनिया की सबसे छोटी बैटरी तो नहीं लगी होगी। नहीं, बैटरी की जरूरत ही नहीं है। और इस प्रणाली को ऊर्जा देने का तरीका भी उतना ही अनूठा है। इन्हें ऊर्जा मिलती है रोशनी से। रोशनी से? हाँ, इनके शरीर पर बहुत ही छोटे पतले सोलर सेल लगे हुए हैं। सोलर सेल मतलब ये सौर ऊर्जा से चलते हैं? हाँ, लेकिन ये सोलर सेल 2 बहुत ही महत्वपूर्ण काम करते हैं। पहला तो जाहिर है रोशनी से ऊर्जा बनाना, लेकिन ये अविश्वसनीय रूप से कुशल हैं। ये सिर्फ कुछ नैनोवाट ऊर्जा पर काम करते हैं। नैनोवाट? तुलना के लिए ये कितना हुआ? तुलना के लिए, एक स्मार्ट वॉच जितनी ऊर्जा इस्तेमाल करती है, ये उससे लगभग 1 लाख गुना कम ऊर्जा में अपना काम कर लेते हैं। 1 लाख गुना कम?
ये तो दिमाग चकराने वाली बात है। हाँ। इसका मतलब है कि आप एक छोटे से टॉर्च की रोशनी से हजारों रोबोट्स को एक साथ ऊर्जा दे सकते हैं। बिल्कुल। और यहीं पे इसका दूसरा काम सामने आता है जो उतना ही महत्वपूर्ण है। ये सोलर सेल सिर्फ ऊर्जा ही नहीं बनाते, बल्कि रोशनी की दालों यानी लाइट पल्सेस के जरिए प्रोग्रामिंग सिग्नल भी प्राप्त करते हैं। अच्छा। इसका मतलब है कि शोधकर्ता इन पर अलग अलग पैटर्न में रोशनी डालकर इन्हें निर्देश दे सकते हैं, जैसे सीधे जाओ, दाएं मुड़ो या तापमान महसूस करो। तो कोई तार नहीं, कोई रेडियो सिग्नल नहीं, सिर्फ रोशनी। इसका मतलब है कि आप एक ही लाइट बीम से एक साथ हजारों या लाखों रोबोट्स के झुंड को एक ही बार में प्रोग्राम कर सकती हैं। हाँ, और यही स्वॉर्म यानी झुंड को नियंत्रित करने के लिए इसे इतना शक्तिशाली बनाता है। ये वायरलेस कंट्रोल का सबसे सरल और प्रभावी तरीका है। 1 मिनट रुकिए। अगर ये हिल सकते हैं और खुद को ऊर्जा दे सकते हैं, तो भी ये सिर्फ एक जटिल कण है। इसे रोबोट कहने के लिए क्या इसमें सोचने की क्षमता भी है? क्या यह सच में अपने निर्णय ले सकता है, जैसा हमने शुरू में कहा था? ये एक बहुत अच्छा सवाल है और इसका जवाब हाँ है, लेकिन एक सीमित दायरे में। यहीं पर एकीकृत क्षमताओं का विचार सबसे ज्यादा मायने रखता है। उस छोटे से सिलिकॉन चिप पर गति प्रणाली, ऊर्जा स्रोत, सेंसर और एक छोटा प्रोसेसर, सब कुछ एक साथ बुना हुआ है। ये एक इंजीनियरिंग का चमत्कार है। इसका कोई ठोस उदाहरण है? ये किस तरह का सोच वाला व्यवहार करते हैं? जरूर। शोध पत्र के अनुसार इनमें एक बहुत ही संवेदनशील तापमान सेंसर लगा है। ये अपने सेंसर का उपयोग करके तापमान में बहुत छोटे बदलावों को भी महसूस कर सकते हैं। ठीक है। और फिर उनके ऑनबोर्ड प्रोसेसर में डाले गए प्रोग्राम के आधार पर वे ये तय कर सकते हैं कि गर्मी के स्रोत की ओर जाना है या उससे दूर। ये एक सरल निर्णय है, लेकिन ये पूरी तरह से उनका अपना निर्णय है, जो उनके सेंसर से मिली भारी जानकारी पर आधारित है। तो यही सरल निर्णय लेने की क्षमता उनकी स्वायत्तता की नींव है। बिल्कुल। और मैं कल्पना कर सकती हूँ कि भविष्य में इस तापमान सेंसर को किसी और चीज से बदला जा सकता है, जैसे किसी खास रसायन को पहचानने वाला सेंसर। हाँ बिल्कुल, आप इसे रासायनिक सेंसर, दबाव सेंसर या पीएच सेंसर से बदल सकते हैं। इससे उनकी क्षमताएं अनंत हो जाती हैं। वे खून में कैंसर कोशिकाओं द्वारा छोड़े गए रसायनों का पता लगा सकते हैं या पानी में किसी प्रदूषक की मौजूदगी का। मैंने इस पेपर में एक बहुत ही आकर्षक वाक्यांश पढ़ा। संवादात्मक नृत्य पैटर्न, मतलब कम्युनिकेटिव डांस पैटर्न। ये सुनने में बड़ा काव्यात्मक लगता है। इसका असली मतलब क्या है? ये बहुत दिलचस्प है। इसका मतलब है कि वो सीधे एक दूसरे से बात नहीं करते, लेकिन उनके चलने का तरीका ही एक संदेश बन जाता है। इसे आप मधुमक्खियों के नृत्य से समझिए। अच्छा, मधुमक्खियों के जैसे। हाँ, जब एक मधुमक्खी को फूलों का रस मिलता है तो वो छत्ते में वापस आकर एक खास तरह का नाच करती है, जिसे देखकर दूसरी मधुमक्खियों को पता चल जाता है कि भोजन कहाँ और कितनी दूर है। तो ये रोबोट भी ऐसा ही कुछ करते हैं? एक तरह से हाँ। मान लीजिए एक रोबोट को प्रोग्राम किया गया है कि जैसे ही उसे एक खास रसायन मिले, वो गोल गोल घूमने लगे। ठीक है। अब जब झुंड का कोई दूसरा रोबोट उसे गोल गोल घूमते हुए देखेगा तो उसे भी पता चल जाएगा कि उस जगह पर वो खास रसायन मौजूद है। ये एक तरह का अप्रत्यक्ष विजुअल संचार है। ये बिना किसी रेडियो सिग्नल के बहुत कम ऊर्जा में जानकारी साझा करने का एक बहुत ही कुशल तरीका है। ठीक है, एक अकेला रोबोट और उसकी क्षमताएं अद्भुत हैं, लेकिन असली शक्ति तो झुंड में है। जब ऐसे लाखों रोबोट एक साथ हो तो क्या होता है? यहीं पर स्वॉर्म रोबोटिक्स और सामूहिक समन्वय की अवधारणा आती है। हाँ, स्वॉर्म रोबोटिक्स लंबे समय से रोबोटिक्स अनुसंधान का एक कह सकते हैं पवित्र लक्ष्य रहा है। चींटियों या मधुमक्खियों के झुंड को देखें, वे मिलकर ऐसे जटिल काम कर सकते हैं जो कोई एक अकेली चींटी कभी नहीं कर सकती, जैसे पुल बनाना या एक बड़ा घोंसला बनाना। बिल्कुल। इसी सिद्धांत को रोबोटिक्स में लागू करने की कोशिश की जा रही थी। इसे सूक्ष्म स्तर पर हासिल करना एक बहुत बड़ी छलांग है। तो असल दुनिया के लिए इन सब का क्या मतलब है? चलिए किसी एक अनुप्रयोग पर गहराई से बात करते हैं। शोध पत्र में पर्यावरण की निगरानी का जिक्र है। मुझे ये बहुत दिलचस्प लगा। क्या इसका मतलब ये है कि हम किसी नदी में लाखों रोबोट छोड़ सकते हैं और वे हमें बता सकते हैं कि प्रदूषण कहाँ है? वे सिर्फ ये नहीं बताएंगे कि प्रदूषण कहाँ है, वे उससे कहीं ज्यादा कर सकते हैं। कल्पना कीजिए कि एक फैक्ट्री अवैध रूप से अपनी पाइप से जहरीला कचरा एक नदी में छोड़ रही है। आप नदी में ऊपर की ओर लाखों की संख्या में इन रोबोट्स को छोड़ देते हैं। वे पूरे पानी में फैल जाते हैं। जैसे ही वे उस रसायन के संपर्क में आते हैं, वे सिग्नल देना शुरू कर देते हैं, शायद अपना नृत्य करके। अच्छा। क्योंकि वे लाखों की संख्या में हैं, वे एक साथ मिलकर उस रसायन का एक लाइव 3D नक्शा बना सकते हैं। वे आपको ठीक उस पाइप का मुंह बता सकते हैं जहां से कचरा लीक हो रहा है, और वो भी रियल टाइम में,
ये तो गेम चेंजर है। ये सिर्फ प्रदूषण का पता लगाना नहीं है, ये उसके स्रोत को एक जासूस की तरह सटीकता से इंगित करना है, जो आज की तकनीक से लगभग असंभव है। बिल्कुल, और यही बात चिकित्सा पर भी लागू होती है। वे शरीर में घूमकर उस एक कैंसर कोशिका का पता लगा सकते हैं जो ट्यूमर बनने की शुरुआत कर रही है, या फिर सीधे किसी ट्यूमर तक दवा पहुंचा सकते हैं जिससे कीमोथेरेपी के दुष्प्रभाव कम हो जाएं। क्योंकि स्वस्थ कोशिकाओं पर दवा का असर नहीं होगा। सही कहा। इस सब में एक और हैरान करने वाली बात जो मुझे पेपर में मिली वो है इनकी कीमत। उसमें लिखा है कि इनकी लागत प्रति रोबोट लगभग 1 पैसा है। ये अविश्वसनीय लगता है। क्या ये सच में इतना सस्ता है? इसमें कोई कमी तो होगी। हाँ, लागत वाकई बहुत कम है, क्योंकि ये सिलिकॉन चिप बनाने की मौजूदा तकनीक का ही उपयोग करके बनाए जाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे कंप्यूटर प्रोसेसर बनते हैं। एक ही वेफर पर लाखों रोबोट एक साथ बनाए जा सकते हैं। अच्छा, तो मास प्रोडक्शन की वजह से। हाँ, और आपका सवाल बहुत वाजिब है कि इसमें कमी क्या है। देखिए, ये बहुत नाजुक हो सकते हैं, और सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब आप लाखों की संख्या में इन्हें पर्यावरण में या किसी के शरीर में छोड़ते हैं तो उनका लंबे समय में क्या असर होगा? क्या वे शरीर से पूरी तरह बाहर निकल पाते हैं? क्या वे पर्यावरण में जमा हो जाते हैं? ये ऐसे सवाल हैं जिन पर अभी बहुत काम होना बाकी है। तो ये एक शक्तिशाली तकनीक है, लेकिन इसके साथ बड़ी जिम्मेदारियां भी आती हैं। ये समझना बहुत जरूरी था। बिल्कुल। कम लागत का एक और फायदा यह है कि ये डिस्पोजेबल हो सकते हैं। अगर एक मिशन में कुछ हजार रोबोट खो भी जाएं या काम करना बंद कर दें तो झुंड पर कोई असर नहीं पड़ता। झुंड अपना काम करता रहता है। हाँ, ये उन्हें बहुत लचीला और मजबूत बनाता है। तो वे स्वायत्त हैं, उन जगहों पर जा सकते हैं जहां हम नहीं पहुंच सकते, और वे बहुत सस्ते हैं। ये एक बेजोड़ संयोजन है। तो आज हमने जो समझा उसे अगर एक कहानी की तरह देखें तो ये एक ऐसे कृत्रिम सूक्ष्म जीव की कहानी है जिसका आकार रेत के कण से भी छोटा है, जो बिना पुर्जों के अपने आसपास के तरल को ही इंजन बनाकर चलता है, जो रोशनी से ऊर्जा और निर्देश लेता है, और जो अपने सेंसर से मिली जानकारी पर छोटे-मोटे फैसले खुद कर सकता है। और जब ऐसे लाखों जीव एक साथ आते हैं तो वे एक सामूहिक शक्ति बन जाते हैं। ये वाकई रोबोटिक्स में एक नए युग की शुरुआत है। इस पूरी चर्चा का सार यही है कि असली सफलता किसी एक अकेली तकनीक में नहीं है, बल्कि इन सभी प्रणालियों को ऊर्जा, गति, गणना और सेंसिंग को इतने छोटे पैमाने पर एकीकृत करने में है। इन सब को एक साथ एक चिप पर लाना ही असली नवाचार है। ये कोई एक खोज नहीं है, बल्कि कई दशकों के नवाचारों का एक संयोजन है जो मिलकर कुछ असाधारण बनाते हैं। और अब एक विचार जिसके बारे में सोचा जा सकता है। शोध पत्र कहता है कि ये रोबोट सरल निर्णय ले सकते हैं, पर क्या होगा जब ये निर्णय और अधिक जटिल हो जाएंगे? अगर ऐसे लाखों रोबोट्स का झुंड अपने द्वारा एकत्रित किए गए डेटा के आधार पर सामूहिक रूप से सीख सकता है और खुद को अनुकूलित कर सकता है, तो क्या हम एक नए प्रकार की वितरित सूक्ष्म बुद्धिमत्ता, मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड माइक्रोस्कोपिक इंटेलिजेंस को देख रहे हैं? एक तरह की सोचने वाली धूल, जब हमारी तकनीक अपने ही पैमाने पर जटिल जैविक प्रणालियों जैसे चींटियों के झुंड या हमारे दिमाग के न्यूरॉन्स की नकल करना शुरू कर देती है, तो कौन सी नई संभावनाएं और कौन सी नैतिक जिम्मेदारियां हमारे सामने आती हैं, ये सोचने वाली बात है।